हेलो गाइस, हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश और उसके बाद तुगलक वंश, इन तीनों को कवर कर लिया है। ठीक है, तीनों डायनेस्टी को। अब हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें दो डायनेस्टी को एक साथ, सैयद वंश और लोदी वंश। आइए लर्न करते हैं, लेट्स लर्न। देखिए, सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, अब देखिए जो इसके संस्थापक हैं ये हैं खिज़्र खां। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि तैमूर लंग का सेनापति था खिज़्र खां। ठीक है, तो अंत में तो वही इसका संस्थापक हो गया सैयद वंश का। ठीक है, तो सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां जो तैमूर लंग का सेनापति था, और इसका खिज़्र खां का टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक। जो खिज़्र खां है ये स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था और दौलत खां को हराकर दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। खिज़्र खां दौलत खां को हराकर दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही कवर किए हैं। इसके बाद अगला शासक होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह का टाइम पीरियड होता है 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक। ठीक है, मुबारक शाह के दरबार में एक इतिहासकार अहमद सरहिंदी रहता था। इसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जो मुबारक शाह है, ये इसने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की और भटिंडा और दोआब क्षेत्र में हुए विद्रोह को दबाया था। इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। मुबारक शाह के वजीर द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला सुल्तान बना मोहम्मद शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन फरीद खान। ठीक है, और उसके बाद अंतिम शासक, सैयद वंश का अंतिम शासक बना अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक, और अलाउद्दीन आलम शाह का जो वजीर था उसका नाम था हमीद खान। ठीक है, हमीद खान से मतभेद होने के कारण जो ये अलाउद्दीन आलम शाह था और जो उसका वजीर था हमीद खान, अपने वजीर हमीद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। ठीक है, उसके बाद जो हमीद खान था आलम शाह का वजीर हमीद खान, इसने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोदी को सौंप दिया। उसके बाद आ जाता है लोदी वंश। बहलोल लोदी को सौंप दिया तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी माना जाए तो पूरे दिल्ली सल्तनत में इसी शासक बहलोल लोदी का जो शासन था वो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड कवर करता है। ठीक है, जो बहलोल लोदी था। लोदी वंश स्टार्ट होता है 1451 से 1526 ईस्वी तक, और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी 1526 तक, पानीपत का प्रथम युद्ध तक, और उसके बाद लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। आइए देखते हैं। बहलोल लोदी वंश का संस्थापक, जिसका टाइम पीरियड है 1451 से 1489 ईस्वी तक। जो बहलोल लोदी था वह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है, बल्कि कालीन पर बैठता था। बहलोल लोदी कभी भी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि कालीन पर बैठता था, और इसके साथ या इसके चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे। इसने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की, जो टंका के मूल्य का 1/3 था। यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही, लेन देन का आदान प्रदान का माध्यम बनी रही अकबर के समय तक। जो इसने बहलोल लोदी ने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को हराकर डिफीट कर जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। आगे आ जाता है सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ सिकंदर लोदी। इसका समयकाल है 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी, इसका नाम निजाम खां था। बाद में यह सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बना। सिकंदर लोदी का नाम निजाम खां था, बाद में यह सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बना।
सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्य, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने कृषि विकास के लिए गज-ए-सिकंदरी नामक प्रामाणिक नाप का प्रचलन किया था, ठीक है। और जो गज-ए-सिकंदरी था इसका उपयोग भूमि मापने के लिए किया जाता था। आगे देख लेते हैं इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक। इसका टाइम पीरियड है 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक। 1518 में खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। 1518 में खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और राणा सांगा की विजय होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो इसके चाचा थे, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां, इन दोनों ने मिलकर बाबर को इनवाइट किया कि आइए और इब्राहिम लोदी पर युद्ध कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, ठीक है। जिसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से बहुत छोटी थी। बाबर की सेना बहुत छोटी थी और जबकि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन जो बाबर था उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में तोप का प्रयोग किया था, तोपों का उपयोग किया था। और भारत में भी तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था और बाबर के दो तोपची थे। कौन कौन से थे, उनका नाम था, बाबर के दो प्रमुख तोपची थे अली और मुस्तफ़ा। बाबर के दो प्रमुख तोपची थे अली और मुस्तफ़ा। बाबर ने युद्ध में तुगलमा पद्धति अपनाई थी, इसे गोरिल्ला पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण बाबर की सेना बहुत छोटी थी जबकि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। फिर भी बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी डिफीट हुआ, हार गया। इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर विजयी हुआ इसी तोपों के प्रयोग के कारण, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत। पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करें पाँचों वंश में, तो इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, ठीक है। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो। और दिल्ली सल्तनत इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और भारत पर मुगल शासकों का दौर शुरू हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।